हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये जो है RWA का ऐप है, ठीक है। इसमें जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी सवाल पूछे जाएंगे मैथ के, वो सारे मैथ के सवालों को हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी हमने इसके बहुत सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व किया है, तो उम्मीद है आप हमें जानते होंगे कि इसमें हम केवल मैथ के सवाल को ही सॉल्व करते हैं। और मैथ में जितना भी क्वेश्चन होगा, लगभग 20 सवाल आपके यूपी पुलिस में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे। एक बात और आपको बताया कि देख कि जो RWA का ही एक RPF का बुक है, RPF कांस्टेबल और SI का एक बुक है, उस बुक को भी हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हम 3 चैप्टर को कवर करा दिए हैं। तीसरा चैप्टर जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसे हम मंडे से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप उसे भी जरूर देखिएगा अगर आप RPF की तैयारी कर रहे होंगे तो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें मैथ के सवाल को देखेंगे। आपका जो यूपी पुलिस का सिलेबस है, इसमें देखिए, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग आपके 20 सवाल मैथ के होते हैं, 55 सवाल रीजनिंग के होते हैं, 55 सवाल रीजनिंग के होते हैं और 37 सवाल हिंदी के और 38 सवाल जीके के होते हैं। ये आपका टोटल 150 क्वेश्चन होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का जो है टाइम मिलता है, ठीक है। 120 मिनट का आपका टाइम मिलता है। तो इसमें हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 20 मैथ का सवाल है उसे सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा या फिर अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 24 मार्च 2024। देखिए, ये जो हमारा है संडे के संडे मॉक आता है, ठीक है। ये जो आज 24 तारीख है, 24 मार्च को ये मॉक है, जिसमें आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, 120 मिनट का टाइम रहेगा और जो 20 सवाल मैथ के होंगे वो सारे 20 सवाल को हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे, वो सारे बातों को हम सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट के बाद मैथ, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी हम लोग सेक्शन यानी कि मैथ का सेक्शन को हमने चूज कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहे हैं, रीना, बीना और बिमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करती है तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए किस प्रकार से इसे बनाएंगे। एक देखिए, एक है रीना, ठीक है, एक रीना के बाद एक है बीमा और एक है बीना और उसके बाद है बिमला। काम को कितना घंटे में कर रही है? तो 4, 8 और 12 घंटे में कर रही है। तीनों का एलसीएम यानी कि हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि हमारा निकल कर आएगा 24 यानी कि 24 निकल कर आएगा, ठीक है। अब जो रीना का एफिशिएंसी है 4 6 का 24, 8 3 का 24 बीना का एफिशिएंसी है और बिमला का जो एफिशिएंसी है 12 दूनी का 24 है। अब तीनों मिलकर जब काम करेंगी तो इस 24 काम को कितना दिन में, कितना घंटे में कंप्लीट कर लेगी? 24 काम है, तीनों मिलकर 6 और 3 9 और 2 11 के एफिशिएंसी से काम करेंगी तो कितना टाइम लगेगा? तो 11 दूनी का 22, 22 और 2 24, 24 बटे 2.2/11 घंटे में जो है काम को कंप्लीट कर लेंगे। 2.2/11 किस ऑप्शन में है? तो कहेगा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम ऑप्शन डी को जो है टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा? किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, ठीक है। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए समझिए, यहाँ मान लीजिए किसी कक्षा में जो है 100 स्टूडेंट है, 100 में से कुछ बॉय हैं और कुछ गर्ल है, तो इसमें से कह रहा है 45% छात्र लड़के हैं, यानी कि 45 जो है लड़के हैं तो 55 लड़कियां होंगी। अब उसमें देखिए अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत हमें बताना है, जिसमें से देखिए, जिसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60% लड़के जो है उत्तीर्ण है, 70% लड़कियां उत्तीर्ण है, यानी कि 60% लड़के उत्तीर्ण हैं तो 40% ऐसे लड़के होंगे जो अनुत्तीर्ण होंगे और 30% ऐसी लड़कियां होंगी जो अनुत्तीर्ण होंगी, क्योंकि हमें अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है। 45 चूंकि 180 होता है, यानी कि 45 का 40% 18 हो जाएगा। 55 या 165 होता है, यानी कि 55 का 30% 16.5 हो जाएगा। इतना देखिए 18 ठो लड़का और 16.5 ठो लड़की जो है हमारी अनुत्तीर्ण है, यानी कि टोटल कितना हो गया? तो 18 16 34, 34.5 लड़के और लड़कियां मिलकर जो है अनुत्तीर्ण है। तो 100 का 34.5 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 34.5% हो जाएगा, यानी कि इतना जो है क्लास में इतने लड़के और लड़कियां, यानी कि इतना छात्र जो है हमारे अनुत्तीर्ण है। तो देखिए जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए 34.5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आदमी कुल 12,050 रुपये की राशि को दो भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेशित करता है। उसे दोनों भाग से मिलने वाली धनराशियाँ बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि, देखिए समझिए। अगर देखिए एसआई में क्या होता है, एसआई में जो हमारा होता है, एसआई में जो होता है रेट इनटू टाइम होता है, ठीक है, एसआई में रेट इनटू टाइम होता है। और सीआई में जो होता है हमारा रेट पर सक्सेसिव लगता है, यानी कि रेट प्लस 2R/100 यही होता है। सॉरी 2R नहीं एक सेकंड, R² अपॉन 100। तो यहाँ से जो हमारा रेट निकल कर आ गया 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए जो हो जाएगा रेट, ऐसा ही जो प्राप्त होगा हमारे पास 20% होगा। और यहाँ से समान दर है समान समय के लिए, यहाँ जो हो जाएगा 10 + 10 अब +10 का स्क्वायर कितना होता है 100 अब बट्टे में 100, ठीक है, यानी कि 20 और 1 कितना हो जाएगा 21%। यहाँ से जो सी आई निकल कर आ गया 21% निकल कर आ गया। अब देखिए समझिएगा, अब जब समझेंगे यहाँ से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो रेट निकल कर आया है, यहाँ जो एस आई निकल कर आया है 20% और यहाँ जो सी आई निकल कर आया है 21%, दोनों से मिलने वाली धनराशि यानी कि अमाउंट समान है, यानी कि इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब समझिए ये 20 और 21 था, यानी कि 100 रुपया अगर हम मान लीजिए सी आई पर निवेश करते हैं 100 रुपया, तो इससे जो धन अमाउंट प्राप्त होगा वो कितना होगा, एस आई वाला 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% ब्याज था, 100% मूलधन 120%। अब बराबर जो वाई के लिए सी आई पर निवेश कर रहे हैं तो कितना था 21%, यानी कि यहाँ हो जाएगा 121 बटे में 100, धनराशि समान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स और वाई का जो रेशियो निकल कर आया 121 रेशियो 120 निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12,050 रुपया दो भागों पर निवेशित किया गया है, तो दोनों भागों पर टोटल कितना निवेशित है, तो यहाँ है 241 हो जाएगा, जोड़ने पर 241 हो जाएगा। इस 241 का मान दिया है 12,050 के, तो हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाली निवेशित राशि, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम वाई वाला माने थे, यानी कि 120 का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 241 5 1205 होता है, यानी कि 50 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 50 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 12 5 60, 60 पर कितना 600 पर जो हो जाएगा 10, यानी कि 6,000 रुपया जो हो जाएगा हमारा सीआई पर निवेशित किया गया था। तो सीआई पर 6,000 रुपया किस ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन में ये एक डाटा दिया है, ठीक है। डाटा में कह रहा है कि शहर टी में महिलाओं की संख्या शहर पी में पुरुषों की संख्या का लगभग कितना % है। तो देखिए शहर टी में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो शहर टी में देखिए 46,200 टोटल जनसंख्या है, जिसमें से 45% महिला है, यानी कि क्या लिखेंगे 46,200, ठीक है, 46,200 का 45% लिख दीजिए। और शहर पी में जो है पुरुषों की जनसंख्या, शहर पी कितना है 46,800 में 45% पुरुष है, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 46,800, ठीक है, और गुना का 45% पुरुष है, और परसेंटेज में बताना है कितना % है, तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे। 45 से 45 कट गया, 20 से 20 कटाएंगे। अब देखिए 8 6 14 4 18 4 6 10 2 12, यानी कि 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे 15 3 45, ठीक है, ये 3 6 18, इसको 3 से कटाएंगे 15 3 45, 3 12 हो जाएगा। फिर इसको देखिए 2 से कटाएंगे तो 77 दूनी 154 होता है, और यहाँ 78 दूनी 156 होता है। अब हमें भाग देना है, देखिए 78 में हमें भाग देना है 7700 से, तब जाकर हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। तो 78 नवैया कितना होता है, तो 9 8 72, 9 7 63 और 7 कितना होता है 70, यानी कि यहाँ जो बच गया 68 680 बच गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हमें यहाँ राइट आंसर निकल कर आएगा कितना % है, तो यहाँ फिर 8 से लेकर देखिए 8 से जब ले जाएंगे तो 8 8 64, हाथ में लगा 6, 8 7 56 और 6 62, 624 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में 7 में से 2 गया 5, 56 बचा, 0 पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 7 से ले जाइए, 7 से जब ले जाएंगे तो 8 7 56, 7 7 49, 7 7 49 और 5 कितना होता है 54, यानी कि 546 हो गया, यानी कि यहाँ 98.7% के आसपास जो है आंसर आएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा निकल कर आया 98.7% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर निकल कर आएगा 98.72%, यानी कि ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेथड जो है समझ में आया होगा। देखिए यही था पूरा मेथड, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा,
क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोला जाता है, टंकी 45 मिनट में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता प्रति लीटर कितना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे मतलब ये सारे लोग नहीं बनाए होंगे, इसका सवाल को जो है कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, जबकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सीखिए कैसे बनेगा। देखिए, ए किसी टंकी को कितना मिनट में भर सकता है, तो कहेगा 18 मिनट में भर सकता है, ठीक है, तो 18 मिनट लिख सकते हैं। और बी जो है, बी क्या कर रहा है, बी उस टंकी को है 30 मिनट में भर सकता है, 1 मिनट। बी कितने मिनट में, 30 मिनट में भर सकता है। और ए बी और सी तीनों जब एक साथ चलते हैं, एक साथ, एक जो बी है वो हमारा खाली करने वाला पाइप है, यानी कि माइनस में होगा। ये जब साथ में चलते हैं तो 45 मिनट में टंकी भर जाती है, ठीक है। जब तीनों एक साथ चलते हैं तो 45 मिनट भर जाती है। तो यहाँ से तीनों का एलसीएम हमारा टोटल टंकी की क्षमता हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 18, 30 और 45 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 18 पंजे 90, 30 तिया 90। अब देखिए, यहाँ तो 5 ए का मान है, 3 का मान कितना है, बी है, और 45 दूनी का 90, ये टोटल मान कितना है, 2 है। तो यहाँ सी का मान क्या रखे कि हमारा 2 हो जाए, तो 5 और 3 8, 8 में से जब 6 को घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि सी का मान आ गया 6। सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। तो सी टोटल टंकी को कितना मिनट में खाली करेगा, तो 90 मिनट, 90 टोटल टंकी की क्षमता है। सी का एफिशिएंसी कितना है, 6। 6 के एफिशिएंसी से खाली करेगा तो 15 मिनट का समय सी ले लेगा। सी क्या कर रहा है, 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में 125 लीटर पानी बाहर निकालता है, ठीक है। तो 15 मिनट में कितना निकालेगा, तो क्या करेंगे, 125 में हम 15 से गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए, जो कि हमारा टंकी का क्षमता आ जाएगा। जितना टंकी में पानी भरा होगा उसी को तो निकालेगा। तो देखिए, 15 पंजे 75, 15 12 180 7 187, यानी कि 1875 जो है टंकी की क्षमता है। तो हमसे टंकी की क्षमता ही पूछ रहा था, तो 1875 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और कोशिश पूरा किए हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से बनेगा कि क्वेश्चन करें कि x प्लस वाई और x माइनस वाई 3:2 में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, तो x प्लस वाई अब बटे में x माइनस का वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 3/2 है। तो यहाँ से पहले x और y का मान निकाल लेते हैं। तो 2x दोनों तरफ ऐसे गुना करेंगे, तो 2x प्लस का 2y बराबर किसके हो जाएगा, तो 3x माइनस के 3y के। यहाँ से जब x, देखिए यहाँ से जब y इधर आएगा तो 5y हो जाएगा, और जब x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, केवल x बचेगा, क्योंकि 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा। यानी कि यहाँ से y और x का जो रेशियो निकल कर आया, 1:5 निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें x और y का मान पुट करना है। तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अनुपात में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और माइनस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26, और 25 में से 1 गया 24। अब इसको कटा दीजिए, 2 से जब कटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 13:12 जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13:12 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 10 से विभाजित करेंगे तो। क्वेश्चन क्या है, देखिए 101 गुना 102 गुना 103 है, गुना 103 है। इसे हम विभाजित किससे करेंगे, तो 10 से विभाजित करेंगे। जब 10 से 101 को काटेंगे तो यहाँ जो शेषफल में बचेगा हमारे पास +1 बचेगा। यहाँ जब 2 से विभाजित करेंगे, 102 को जब 10 से विभाजित करेंगे तो यहाँ जो शेषफल में बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। उसी तरह यहाँ जो शेषफल में बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। अब तीनों को गुना कीजिए, 3 दूनी का 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, 6 में जब हम 10 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, तो शेष के रूप में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 6 ही आएगा, क्योंकि जो है हमारा अंश जो है हर से छोटा है। तो यहाँ से शेषफल क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। यहाँ इसको कटा मत दीजिएगा, क्योंकि इससे शेषफल बचाना है। जब हम 6 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में हमें 6 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन में लिखा गया है, ये इसका स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा गया है, यानी कि 18.43 का होल स्क्वायर है। तो इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। अब माइनस इसको लिखा गया है 6.57 का होल स्क्वायर, ठीक है।
5 7 का होल स्क्वायर। अब बॉटम में जो लिखा गया है उसे लिख दीजिए 11.86, तो 8 लिख दिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 18.43 अब प्लस का 6.57, ठीक है, इंटू में जो हो जाएगा 18.43, ये 7 है, ठीक है, 18.43, अब माइनस का जो हो जाएगा 6.57 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब बटे में जो 11.86 है 11.86 लिख देंगे। इसको जोड़िए, देखिए 43 और 57 100 होता है, यानी कि हासिल 1 हो जाएगा, तो 18 6 24 और 1 25 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6 बचा, हाथ में लगा, यहाँ देखिए ये 3 हो गया, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 17 हो गया, 17 में से 6 हो जाएगा तो 11 बचेगा। अब बट्टे में जो नीचे में 11.8 है 11.8 हो जाएगा, ये सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर जो बचेगा 25 बचेगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा हमारे पास 25 आएगा। 25 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, कम है, सॉरी, यानी कि लंबाई जो है वो ऊंचाई से, यानी कि ऊंचाई से जो है 3 सेंटीमीटर कम है, हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, हाइट से, यानी कि इसको बराबर करने के लिए जो है लंबाई में हमें देखिए हाइट से जो है 3 सेंटीमीटर कम क्या है, लंबाई है, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल 104 है, तो जो त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल होता है कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि ये जो है बेस है, बेस है, मतलब आधार की लंबाई है, यानी कि बेस का मान है, ठीक है, तो बेस इंटू हाइट होता है। अब हमें बोल रहा है आधार की लंबाई बतानी है, यानी कि बेस का मान बताना है, तो ऑप्शन में हमें क्या दिया होगा, ऑप्शन में हमें बेस का ही मान दिया होगा। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, 12 है, तो पहले 12 से हम लोग चेक करते हैं। 12 से जब चेक करेंगे तो 1/2 लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जब 12 से गुना करेंगे तो लंबाई का मान जब 12 है तो ऊंचाई इससे 3 अधिक होगा, यानी कि 15 होगा, 15 होगा ना, क्योंकि ऊंचाई से जो है 3 सेंटीमीटर कम लंबाई है। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 90, क्या 90 हमें क्षेत्रफल का मान 90 दिया है, तो कहेगा नहीं 104 दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। आप इस ऐसे बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसमें 13 रखकर चेक करना है और क्षेत्रफल का मान हमें 104 लाना है। तो देखिए 1/2 बेस कितना है, यानी कि बेस है 13, क्योंकि बेस का ही मान दिया है, और हाइट जो है इसे 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 13 और 3 16, कट कर कितना आना चाहिए हमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है 104, तो 104 आना चाहिए, 2 8 16, 13 8 कितना होता है 104, 104 बराबर किसके आ गया 104 के, यानी कि यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेस का मान क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ऐसे बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो वो तो फॉर्मूला आपको पता है कि एक्स मानते बेस को, एक्स माइनस एक्स प्लस 3 मानते हाइट को, फिर 1/2 गुने एक्स इंटू एक्स प्लस 3 करके बनाते आंसर आ जाता है वैसे भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 42 केजी के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए। ये दोनों प्रकार के चावल को यदि x केजी कम मिलाया जाए तो उनका अनुपात 7:5 होता है, तो x का मान क्या होगा। देखिए समझिए, 2 प्रकार के चावल है, एक है चावल A और एक है चावल B, ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है, तो 4:3 के अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है। उसमें से 1 केजी दोनों में से, x केजी दोनों में से कम कर रहे हैं, तो अनुपात हो जा रहा है 7:5, दोनों में से समान मात्रा को घटाया जा रहा है, तो यहाँ 4 और 3 का अंतर कितना है 1, और यहाँ 7 और 5 का अंतर कितना है 2, तो अंतर हमें बराबर करना है, क्योंकि दोनों में से हम x केजी घटा रहे हैं, तो अंतर बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी का 8 और 3 दूनी का 6, ये हो जाएगा 7:5, ठीक है। यहाँ देखिए 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, अंतर बराबर हो गया, यानी कि अब हमें जो है x का मान निकालना है, इस दोनों में से x केजी घटा है, और 8 और 6 14, 14 का मान पहले कितना था, तो पहले था 42 केजी मिश्रण था, पहले देखिए ये 42 केजी मिश्रण था ना, यानी कि 14 का मान दिया था 42, तो हमसे बताना है कि कितना केजी को घटाया गया है। देखिए 1 केजी कम किया गया है, यहाँ कितना कम किया गया है, तो 6 में से 5 गया 1 केजी कम किया गया है, तो 1 का मान बताना है। जब 14 का मान 42 है तो 14 3 42 होता है, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा 3 के, यानी कि दोनों में से जो है 3 केजी चावल को कम किया गया है। तो 3 केजी किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन करें कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक है तो कितने परसेंट की छूट देने पर दुकानदार को 44% का लाभ होगा। एक देखिए, एक इसमें एमपी है, एक इसमें सीपी है और एक इसमें एसपी है। ठीक है, एसपी है। 100 रुपया अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य है तो उस पर 80% अधिक अंकित किया, यानी कि 180 अंकित किए। हमें 44% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि उसे 144 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 से 144 के लिए कितना छूट देना पड़ेगा, तो कहिएगा 36 का छूट देना पड़ेगा। किस पर छूट देना पड़ेगा, तो इस 180 पर छूट देना पड़ेगा और गुना 100% बताने के लिए 36 पंजे 180, 5 से देखिए 36 पंजे 180, 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि 20% का जो है उसे छूट देना पड़ेगा। 20% का छूट किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5,008 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर x प्लस 2.6% हो जाए तो संशोधित परिपक्वता राशि क्या होगी। देखिए यहाँ जब x प्लस 2.6% दिया है, यहाँ 3% ब्याज दे दिया है, तो इसका मतलब जो है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ये 3% ना होकर यहाँ देखिए यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास 3% नहीं होगा, यहाँ x% होगा, तब जाकर हमारा आंसर हो पाएगा। तो देखिए देखिए 4,000 रुपये राशि पर x% अगर दर से लग रहा है तो 5,008 रुपये राशि हो गई। तो हमें x का मान निकालना नहीं है। अब उसमें जब 2.6% के हिसाब से हम जोड़ दिए 3 वर्ष के लिए तो कितना राशि बढ़ जाएगी, 4,000 रुपया के हिसाब से 2.6% प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब गुना 3 वर्ष में 3 वर्ष में तो कितना राशि हमारे पास ब्याज के रूप में आ जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, एक पॉइंट से इसको हटाएंगे तो जीरो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए देखिए 26 चौके कितना होता है, 26 चौके होता है 104, 104 तिया कितना होता है, 104 तिया होता है 312, यानी कि 312 रुपये जो हो जाएगा ब्याज हमें और अधिक प्राप्त होगा जब हम x% की जगह 2.6% ले रहे हैं। तो ठीक है, तो पहले 5,008 रुपये राशि होती थी, 5,008 रुपया, तो उसमें से 312 रुपये और प्लस हो जाएगा क्योंकि रेट में जो है 2.6% की वृद्धि कर दी है, तो 312 को और प्लस कर दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, एक और एक 2, एक और एक 2, यहाँ 3 और 5, यानी कि 5320 रुपये जो है अब राशि प्राप्त हो जाएगी। तो 5320 रुपये किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो है 3% नहीं होगा, 3% की जगह हमारे पास वहाँ x% होना चाहिए, टाइपिंग एरर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की औसत आयु a है और अध्यापकों की औसत आयु b है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है, तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों की औसत आयु क्या होगी। ये एलिगेशन पर बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद्यार्थी मान लीजिए यहाँ है स्टूडेंट और यहाँ है टीचर। ठीक है, स्टूडेंट की औसत आयु कितनी है a है और टीचर की औसत आयु कितनी है b है, दोनों को मिलाकर हमें निकालना है, तो दोनों को मिलाकर हम x मान लेते हैं। और जो विद्यार्थी है वो अध्यापक का 45 गुना है, यानी कि अध्यापक 1 है तो विद्यार्थी कितने होंगे 45 होंगे, इसका 45 गुना है। अब हम एलिगेशन में क्या करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं, तो दोनों से गुना कीजिए। 45 में a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45a, अब b में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा b हो जाएगा, और भाग देते हैं इन दोनों के योगफल से। योगफल से जब भाग देंगे तो यह हमारा बीच वाला का मान आ जाएगा, 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, यानी कि यही जो हो जाएगा बीच वाले, यानी कि दोनों को मिलाकर औसत हो जाएगा। तो 45a प्लस b बटे में 46 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए चेक कीजिए 45a प्लस b बटे में 46 जो है ऑप्शन डी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से बनेगा कि आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक को 12,600 रुपये के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसने 26% का लाभ और दूसरी घड़ी पर उसने 10% का हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इस 12,600 से कोई मतलब नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे इसे सीखिए। देखिए पहली घड़ी पर उसने दोनों जगह उसका बस एसपी समान है, यही क्वेश्चन में कह रहा है एसपी समान है, एक है सीपी, ठीक है, और एक है एसपी है, एसपी है। ठीक है, एसपी है। यहाँ देखिए सीपी अगर उसका 100 रुपया है तो एक पर उसने 26% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 126 में बेचा, और अब जब उसका सीपी 100 रुपया है तो एक पर उसने 10% की हानि कमाई, यानी कि 90 में बेचा। दोनों जगह उसका एसपी समान है, तो एसपी समान करने के लिए एसपी समान देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे। एसपी समान करने के लिए इसमें अगर हम 14 से गुना कर देंगे तो हमारा एसपी जो है समान हो जाएगा, 14 में 126 है, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो एसपी हमारा समान हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 126 में 1 से गुना करेंगे तो
126 हो जाएगा। 14 में 10 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। 14 में 9 से गुना करेंगे तो 126 हो जाएगा। ये हमारा एसपी समान हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोटल राशि कितनी हो गई, तो 100 और 140 को जोड़ेंगे तो 240 रुपया। 240 रुपये उसके लिए एसपी पड़ा और बेचा कितना में, 126 दूनी 252 रुपया में। अब 240 में खरीद कर लाया था, 152 में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट कमाया, तो कहिएगा 12 का प्रॉफिट कमाया। किस पर कमाया, तो 240 पर प्रॉफिट कमाया, ठीक है। क्योंकि 240 रुपये में खरीद कर लाया, 252 रुपये में बेच रहा है, तो ये परसेंट जो है प्रॉफिट हो रहा है, इससे लाभ हो रहा है। और गुना 100 में परसेंट बताना है। 10 से 10 कटाएंगे, 12 दूनी का 24, 2 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कि 5% का जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है। 5% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन करेंगे किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है, तो इसके वर्ग, घन और 4 घात का औसत कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा समझिए। मान लीजिए संख्या है, उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है, यानी कि संख्या मान लीजिए 1 है और उसमें उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/1, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, इसका औसत जो हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इस संख्या को हम 1 माने तभी जाकर इसका औसत जो है 1 के बराबर हो गया ना, यानी कि हम संख्या क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब इसका वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, इसका घन, यानी कि 1 का घन कितना होता है तो 1, और इसका 4 घात, 1 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसका औसत करने के लिए 3 से भाग दे देंगे, तो 1 2 3, 3/3 निकल कर क्या आ जाएगा, हमारा जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 ही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 10 12 से भाग देने पर 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। यानी कि इस क्वेश्चन में पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि 13 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो 13 से संख्या देखिए, पहले ऑप्शन ए को चेक कीजिए, तो क्या है 13 से कट रही है, तो 13 छक 78, 6 5, 13 5 65, यानी कि ये तो कटेगी 13 से। क्या ये 13 से कटेगी, 13 से कटेंगे, 13 छक 78, 6 0, ये नहीं कटेगी तो ये नहीं होगा। 13 से इसको करेंगे, क्योंकि 13 से कटाने के बाद शेष नहीं बचना चाहिए। 13 से पूरी पूरी संख्या 120 तो कटेगा नहीं, 800 कटेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना नहीं था, इसे बनाना ही नहीं था, नहीं तो अगर बनाना होता तो उसे भी हम लोग बनाने का जो है पीछे हम बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन लिया है। इसका एलसीएम निकालेंगे, उसमें 5 शेष जोड़ेंगे और फिर एन मानकर हम 13 से कटाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो कहिएगा इसका पूरा सोल्यूशन, तो उसका पूरा सोल्यूशन बता देंगे। वैसे आपको शॉर्ट में बता दिया कि पहले हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि 13 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। तो यहाँ एक ही ऑप्शन कट रहा था, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा कि पी से एक रेलगाड़ी 6:30 अपराह्न में क्यू की ओर 40 के स्पीड से चलती है और एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे बिंदु क्यू से पी की ओर 60 के स्पीड से चलती है। दोनों रेलगाड़ी बिंदु आर पर 11:30 बजे मिलती है, ठीक है। पी आर तथा क्यू आर का अनुपात क्या होगा। देखिए समझिए, यहाँ से P और एक Q है, ठीक है। यहाँ से P है और एक Q है। P से Q की ओर एक रेलगाड़ी चलती है 6:30 बजे, 6:30 पर 40 के स्पीड से, ठीक है, 40 के स्पीड से। और Q से लेकर Q से इस तरफ एक रेलगाड़ी चलती है 7:30 बजे, 7:30 बजे कितना के स्पीड से चलती है, तो 60 के स्पीड से चलती है। किसी एक बिंदु पर आकर यहाँ मिलती है, जो कि बिंदु है R, और कितना बजे आकर मिलती है, तो 11:30 बजे मिलती है। तो ये दोनों PR, और देखिए PR और QR के बीच में जो है हमसे रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। PR और QR के बीच में रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए 6:30 बजे P से रेलगाड़ी चली है और 11:30 बजे पहुंच रही है, यानी कि 5 घंटा Q की ओर रेलगाड़ी चली है। तो 40 के स्पीड से 5 घंटा के लिए चलेगी तो कितना डिस्टेंस तय करेगी, इतना डिस्टेंस तय करेगी। और रेशियो में जो है एक 7:30 बजे रेलगाड़ी चली है और कितना 11:30 बजे पहुंच रही है, यानी कि 4 घंटा के लिए चल रही है, 60 के स्पीड से 4 घंटा के लिए चलेगी। तो इन्हीं दोनों के बीच जो है डिस्टेंस का हमारा यही रेशियो हो जाएगा। अब देखिए 40 पंजे कितना होता है, तो 200, और 60 चौके कितना होता है, 240 होता है। 1 0 से 1 0 कटाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 पंजे 20, 4 से इसको कटाएंगे 4 6 24, यानी कि 5:6 जो हो जाएगा PR और RQ के बीच में जो है हमारा रेशियो हो जाएगा। तो 5:6 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहेगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 किस प्रकार से बनेगा कि इसका जो है ये तीन जो है रेशियो हमारे पास मौजूद है, इनका जो है समतुल्य छूट हमें बताना है, ठीक है, समतुल्य एकल छूट। तो 10 और 17 है, पहले 10 और 17 को लेकर देखते हैं। तो इसका क्या होता है, A + B - AB/100, A × B/100, ठीक है।
17 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। अब माइनस का जो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो घटाएंगे तो 1.7 हो जाएगा। इसको घटाइए, 27 में से एक गया 26 और 26 में से 0.7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25.3%, यानी कि इसको घटाएंगे तो 25.3 आ गया। अब 25.3 और हमें लेना है 25 को, इस पर सक्सेसिव लगाना है 25.3 और 25 पे, ठीक है 25.3 और 25 पर सक्सेसिव लगाइए। तो इसको पहले जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 25.3, ठीक है, प्लस का 25 अब माइनस का 25.3 अब गुना 25 अब बटे में 100, यही होता है फॉर्मूला AB/100, 25 चौके 100 होता है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50.3 हो जाएगा। अब माइनस का 4 से भाग दीजिए, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 1 3 4 तिहाई 12, 1 0 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 2 0 4 5 20, यानी कि 6.325 हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 में से 325 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, ठीक है। यहाँ देखिए 49 में से 6 गया कितना बचा 43, 43.97% जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निकटतम पूर्णांक यानी कि 975 को हम निकटतम पूर्णांक कहाँ तक लिख सकते हैं, तो अप्रॉक्स में इसको 44% लिख सकते हैं, यानी कि 44 के नज़दीक है। 43 के तो नज़दीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो है 500 से प्लस में है, तो 44 के नज़दीक में है, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा, यानी कि एकल छूट क्या हो जाएगा 44%, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब 2 सवाल बचे हुए हैं, उसे भी हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीख लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में 16 मिनट का और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी को तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा की चाल क्या है। देखिए समझिए, एक जो है बी प्लस ए यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल जब आपस में जुटता है, और एक जगह क्या है नाव की चाल और धारा की चाल आपस में घटता है जब वो विपरीत दिशा में होती है, तो जो समान दिशा में है तो टाइम ले रही है 16 मिनट का, ठीक है। और जब विपरीत दिशा में है तो टाइम ले रही है 24 मिनट का। ये उनका टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो जब डिस्टेंस बराबर होता है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसका स्पीड हो जाएगा 24 का और इसका स्पीड हो जाएगा 16 का। अब देखिए बी प्लस एस मिलकर है 24 और बी माइनस एस मिलकर है 16 स्पीड है, तो यहाँ से बी का मान क्या हो जाएगा, तो हम आपको बताएं शॉर्टकट ट्रिक, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, 24 16 को जोड़ेंगे तो 40, 40 बटे में 2 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 20 जो हो जाएगा स्पीड हो जाएगा नाव का। और धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को घटाइए, 24 में से 16 गया क्या बचा, 24 में से जब 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा, इसमें 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा धारा की चाल। अब देखिए ये हमारा हो गया अप्रॉक्स बोल रहे हैं कि हमें हमारे अनुसार जो है ये नाव की स्पीड और ये धारा की स्पीड होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नाव की चाल जो है 15 किलोमीटर बराबर है, यानी कि 20 का मान जो है 20 का मान किसके बराबर है 15 के बराबर है, तो हमसे 4 का वैल्यू पूछा गया है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए 15 बटे में 20, 15 बटे में 20 गुना का 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको कटाएंगे तो 4, अब 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 से 4 को कटा देंगे, यानी कि नाव की चाल जो निकल कर आएगी 3 किलोमीटर पर आवर निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी नहीं आया होगा तो इसे कमेंट कीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम तो हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 था। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता तथा असफलता का अनुपात 9:5 होता, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। देखिए समझिए, एक है सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेस और फेलुअर, यानी कि एक सक्सेस है और एक फेलुअर है, इनका अनुपात कितना दिया है 5:2 दिया है, ठीक है। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती तो अनुपात कितना होता 9:5 होता। तो यहाँ देखिए असफलता की संख्या अधिक करे, यानी कि सफलता हमारा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ सफलता को बराबर करने के लिए इसमें करना पड़ेगा 5 से गुना और इसमें करना पड़ेगा 9 से गुना, तब जाकर सफलता बराबर हो जाएगा। गुना कीजिए, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 पंजे 45 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ देखिए ये सक्सेस है और एक फेलुअर है, यानी कि असफलता है। असफलता की संख्या 14 अधिक होती, यहाँ कितना अधिक है तो कहिएगा 7 अधिक है, 7 का मान किसके बराबर है 14 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि उम्मीदवारों परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की टोटल संख्या यानी कि 45 18 कितना होता है 63 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 7 दूनी का 14, तो 63 में भी हम 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 63 दूनी का 126, यानी कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 126 है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन बना दिए, अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट व्यू रिजल्ट।
देखिए, यहाँ अभी तक इसमें 22,000 बोले 2,227 लोगों ने टेस्ट को दिया है, जिसमें मेरा रैंक 1934 है। 20 क्वेश्चन आपको केवल मैथ का बना है, जिसमें हमारा 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन करेक्ट है, और पूरा कोशिश किए हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम टाइम के अंदर जो है पूरा बढ़िया से समझाते हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।